साथियों नमस्कार, मैं शक्ति सिंह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आपका अपने चैनल कृषि पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हम एक रिसर्च सेंटर में आए हुए हैं जो कि करनाल और डांड रोड पे स्थित है। रिसर्च सेंटर का नाम है डॉक्टर जीएस संधू, डॉक्टर गुरबचन सिंह जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है और डॉक्टर साहब जो है वो एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफ इंडिया के पद से रिटायर्ड हैं और भी डॉक्टर साहब ने बहुत पद अपने जीवन में संभाले हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो और ये डॉक्टर साहब ने रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी फसलों की अलग अलग वैरायटीज़ के ऊपर डॉक्टर साहब रिसर्च करते हैं। गन्ना है यहाँ, मूंग है यहाँ, हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, धान का है, गेहूं का है, हर तरह की रिसर्च डॉक्टर साहब यहाँ पे करते हैं, हर तरह के प्लांट पे। तो आइए हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं, डॉक्टर साहब से थोड़ा रूबरू होते हैं और डॉक्टर साहब का आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और पहले तो मैं ये कि एक फार्मिंग फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। पंजाब में गांव में ही मेरा जन्म हुआ जी डॉक्टर साहब। और शुरू से ही कृषि को देखा। जी डॉक्टर साहब। फिर भगवान की कृपा से सभी साइंटिस्ट बन गया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। जी डॉक्टर साहब। फिर करनाल में पहली जॉब मेरी है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको जरीफा फार्म, जी डॉक्टर साहब। जिसका मेनली वो नमक वाली ज़मीनों को ठीक करने के लिए, नमक वाले पानी को ठीक करने के लिए वो इंस्टीट्यूट बना हुआ है। जी, जी डॉक्टर साहब। 20 साल काम किया मैंने वहाँ। तो डॉक्टर साहब ने साथियों देखिए 20 साल सीएसएसआरआई के अंदर काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब के पास इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस है और डॉक्टर साहब अपना वो पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे हम अब मेहनत के तौर पे यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब? उसके बाद ऐसा है कि मैं फिर सेलेक्ट हो गया था आईसीआर में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एग्रोनॉमी। जी डॉक्टर साहब। तो फिर सारे देश में एग्रोनॉमिक रिसर्च को, क्रॉपिंग सिस्टम, डिवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, और सारा देश के लिए मैं कोऑर्डिनेट किया। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद फिर मैं करनाल में डायरेक्टर सेलेक्ट होके आ गया। जिस इंस्टीट्यूट से मैंने सर्विस शुरू की थी सीएसएसआरआई में डॉक्टर साहब। में, फिर मैं एज ए निदेशक आ गया जी डॉक्टर साहब। और 4.5 साल मैंने एज ए निदेशक काम किया। उन दिनों में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे इस संस्थान को बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला। जी, जी डॉक्टर साहब। और हमने एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए 3-4 स्टेट्स में रिचार्ज की स्ट्रक्चर्स लगवाई, जो हमारे वैज्ञानिकों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली थी। जी डॉक्टर साहब। उसकी वजह से इंस्टीट्यूट को ग्राउंड वाटर रिचार्ज अवार्ड भी मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। तो आपके नेतृत्व में अवार्ड मिले हैं डॉक्टर साहब। आपने 3-4 स्टेट में ये काम किया है, तो आपके नेतृत्व में 3-4 अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं डिपार्टमेंट को। इंस्टीट्यूट के लिए मेरे को तो बहुत अवार्ड मिले हुए हैं। मेरे को तो हाईएस्ट रफ़ी अहमद किडवई अवार्ड आईसीआर का मिला है। और मेरे को फिर और भी बहुत सारे हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड आईसीआर का मिला है। जी डॉक्टर साहब। फिर नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर साइंसेज का सबसे बड़ा अवार्ड होता है मैसर रंधावा मेमोरियल अवार्ड भी मिला है। जी डॉक्टर साहब। रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिला है। जी डॉक्टर साहब। एनडीआरआई ने भी मेरे को अवार्ड दिया था। हमारे आईआरआई ने भी अवार्ड दिया था। काजरी जोधपुर ने भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब अवार्ड हमें मिले हैं और काम अपना इस तरह करते रहे। तो साथियों मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मैं आज थोड़ा सा डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेने के पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था। नर्वस होने का कारण यही है कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि उनको तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो अवार्ड मिले हुए हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब ने इतना काम किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, देश के लिए भी और अपने राज्य हरियाणा के लिए भी, और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब यहाँ पर लगा रहे हैं अपना। तो उसके बाद डॉक्टर साहब? उसके बाद बेटा मैं फिर भारत सरकार ने मेरे को कृषि युक्त भारत सरकार का लगा दिया। सबसे बड़ी पोस्ट होती है एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ 1-2 बहुत बड़े चैलेंज मेरे को दिए गए जी डॉक्टर साहब, जब मैंने ज्वाइन किया, कि हमारे देश में दालों की जो प्रोडक्शन है, जी डॉक्टर वो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है वो तकरीबन 14.5 या 6 मिलियन टन पे ही खड़ी है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। जी डॉक्टर साहब। तो हमारे मंत्री जी ने, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सभी जगह से ये था भी आप नए कमिश्नर आए हैं, इसके लिए कुछ करें। तो हमने एक ऐसी कोऑर्डिनेट किया सारे देश में। जी डॉक्टर। 7 सूबे जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें हमने 60,000 गाँव को चुना
जी डॉक्टर साहब। और आईसीआर को और हमारे जो डिपार्टमेंट के सभी डायरेक्टर्स स्टेट के, इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर होते हैं, सबको इन्वॉल्व किया। जी डॉक्टर साहब। और वो ऐसा हुआ कि एक ही साल में हम्म, 3.5 मिलियन टन पल्सेस, 15% पल्सेस सारे देश में बढ़ गए। तो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आने के बाद जब डॉक्टर साहब को टीम का जो है हेड चुना गया और डॉक्टर साहब के अंडर में जो टीम थी, डॉक्टर साहब के साथ में जो कोऑर्डिनेटर टीम थी, तो 15% का उछाल आया दोस्तों एक ही साल के अंदर दालों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये बहुत बड़ा काम था पूरे देश के लिए, पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद डॉक्टर साहब सभी लोग तब एक सोचने लगे कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट पल्सेस में हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। तो पर अभी भी पल्सेस की हमारे देश में कमी तो चल रही है। जी डॉक्टर इसको साहब। देखते हुए फिर हमारे जो मंत्री थे कि पोस्ट हमारी निकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जी जो सेक्रेटरी लेवल पोस्ट होती है। आईसीआर में 2 ही पोस्टें सेक्रेटरी लेवल की होती हैं, एक तो डीजी आईसीआर होता है, जी डॉक्टर साहब। एक चेयरमैन एएसआर भी होता है। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया, मेरी सिलेक्शन होगी जी और 5.5 साल मैं बहुत भर्ती की। भर्ती में तो उसमें हमारे आईआरआई का डायरेक्टर, एनडीआरआई का जितने भी वाइस चांसलर डीम्ड यूनिवर्सिटी के हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, 100 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के डीन्स, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी साइंटिस्ट, देश के जितने साइंटिस्ट थे वो वहाँ से सेलेक्ट होके आते थे। जैसे यूपीएससी वाले आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम कराते हैं, आईएफएस का, हमारा बोर्ड एक एग्ज़ाम हर साल कराता है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस का, जी डॉक्टर साहब। वो भी हमारे एएसआरबी से होता था। और सभी साइंटिस्टों की जो पदोन्नति है वो भी वहाँ से होती थी। जी डॉक्टर साहब। कोशिश की कि जो सबसे बढ़िया वैज्ञानिक है उसको सबसे बढ़िया काम दिया जाए। जी जी डॉक्टर साहब। एक बड़ी बात ये रही परमात्मा की कि मैंने कभी टर्नओवर पूरा नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे को एक्सटेंशन मिल जाए, मैं और 1 साल मैंने मिल जाए, मैंने कभी भी कोई टर्नओवर पूरा नहीं किया। परमात्मा की कृपा से टर्नओवर पूरा होने से पहले ही मेरी पदोन्नति, ये सभी जो मेरे को पोस्टें मिली है थ्रू सिलेक्शन मिली है। जी जी डॉक्टर साहब। ये नहीं है कि भी इनमें से कोई भी ऐसी हो कि वैसे लगा दिया हो। तो फिर उसके बाद मैं 2017 में रिटायर हुआ। जी सोचा कि अब क्या करना चाहिए। 2 तरीके होते हैं। एक तो बहुत सारे लोग आगे जॉब, मंत्री जी ने मेरे को बुलाया भी था कि आप कहाँ लगना चाहते हो, क्या करना। तो मैंने उनको यही कहा था कि सर मैं अब वापस खेतों में ही जाऊँगा, किसानों के बीच जाऊँगा, जी डॉक्टर साहब। जहाँ से मैंने अपने गांव से शुरू किया था। हम्म, तो बेटा फिर मैं आके ये 6.5 एकड़ ज़मीन, अपना जो पेंशन में पैसा मिला जी उससे मैं ज़मीन, कुछ फैमिली से पैसे मिले, तो ये रिसर्च एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर हमने शुरू किया। तो साथियों ये देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूरी तपस्या, पूरी मेहनत रिसर्च और ये रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर पे लगा दी। डॉक्टर साहब ने पूरा का पूरा जो अपना एक्सपीरियंस था इनका 35-40 साल का, और पूरी की पूरी जो इनकी इवन इनकी पेंशन जो थी, इनके जो भी सरकार की तरफ से इनको रिटायरमेंट के समय पे पैसे मिले थे, वो सब डॉक्टर साहब ने किसानों की सेवा के लिए, किसानों की भलाई के लिए इस एजुकेशन और रिसर्च सेंटर पे लगा दिया। तो उसके बाद डॉक्टर साहब अच्छा ऐसे है बेटा, फिर अभी भी मेरी जो तकरीबन 1,70,000 या 1,65,000 मेरी पेंशन है वो मैं जहाँ ही देता हूँ। मेरे पास जी जो डॉक्टर स्टाफ काम करता है, और कुछ हमारी जो ये बिल्डिंगें वगैरह बन रही है, हम कुछ ऐसा काम भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है जी डॉक्टर साहब। उसको हम अपना फैसिलिटीज़ बनाने में जहाँ जो जो चाहिए, अब हमने जहाँ सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया है। जी डॉक्टर ये साहब। भी किसानों की डिमांड के ऊपर, जब मैंने शुरू किया था तब नहीं था कि हम बीज भी बनाएंगे, जी पर डॉक्टर जब किसान आते हैं तो वो अच्छा बीज मांगते हैं। जी डॉक्टर साहब। अब इसमें सबसे बड़ी जो 4-5 प्रायोरिटीज़ हैं बेटा, मैंने जो 40 साल सर्विस किया, चाहे मैं साइंटिस्ट रहा, साइंस जी। मैनेजर रहा, पॉलिसी में रहा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रहा, तो वो जो 40 साल में सीखा जी डॉक्टर उसको हमने जहाँ डिस्प्ले करने की कोशिश की। साहब। जी डॉक्टर साहब। पहला काम जो हमने किया कि भाई ये जो 85% किसान हैं, इनके पास तो 5 एकड़ से कम ज़मीन है, जी डॉक्टर साहब। और उनमें से 50% तो 2.5 एकड़ से कम है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब। हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल बनाया है
उस पास से उस पास से वो देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने यहाँ एक छोटे किसानों के लिए जिनके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है उन किसानों के लिए। उसमें हमने एक छोटा सा 1.5 कनाल का पौंड बनाया है कि जी। जितना बारिश का पानी हो वो जी, पौंड जी। में चला जाए, जी, खेत का डॉक्टर साहब। पानी खेत में, गांव का पानी गांव के कंसेप्ट पे। अगर वो रखना चाहते हैं किसान, उसमें मछली भी रख लें, हमने मछली भी डाली हुई है। जी, जी डॉक्टर साहब। और उसमें हमारे पास डेयरी भी है। जी डॉक्टर डेयरी साहब। हमने 2-3 पशु थे, पहले 2 गायें 1 भैंस, अब तो 13-14 हो गए। और जब से हमने शुरू किया है ये, कभी भी मेरा ख्याल है 15-20 किलो दूध से कम नहीं हमें सारा, आप ही सोच सकते हैं भी उसकी आमदन कितनी हो सकती है। डेली का इतना दूध आता है? हाँ, जी डॉक्टर साहब। और हम बाहर से बहुत कम खरीदते हैं। जी, जी डॉक्टर साहब। सिर्फ वो जो डॉक्टर आता है टीका लगाने के लिए एआई का, उसको पैसे देते हैं, जहाँ कोई पशु बीमार हो जाए। नहीं, सारा हरा चारा, ड्राई चारा और जो हमारा दाना हमारे सीड प्रोसेसिंग से बचता है जी वो डॉक्टर साहब। सब इन्हीं पशुओं के लिए जाता है। जी और डॉक्टर साहब। उसी के साथ हमने गोबर गैस भी लगाया है कि किसान को सिलेंडर भी ना खरीदना पड़े। हमारी जो लेबर है, सब चाय वगैरह इनकी वहाँ से ही बनती है। जी और जो डॉक्टर। स्लरी निकलती है वो सब हम स्प्रे के तौर पे हमारी फसलों में यूज़ करते हैं। वो एक और तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया हाँ, डॉक्टर साहब। बिल्कुल। हम इसमें जितना हमारे जहाँ है फल और सब्जियाँ, तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक हो। जी डॉक्टर साहब। फार्म फ्रेश, नेचुरली प्रोड्यूस्ड हम उसको नाम देते हैं। जी। और बेटा ये जितना भी फिर हमारा गोआ होता है, जी जितने डॉक्टर। पशु, हमारा कभी भी पराली का हमने तीला, पराली क्या कोई भी चीज़ हम जहाँ जलाते नहीं हैं, जी कोई डॉक्टर भी। और वो जितना है उसका कंपोस्ट बना के, खाद बना के सभी खेतों में डालते हैं। साहब। जी डॉक्टर साहब। तो ये, और उसमें से सब्जियां, फ्रूट, अब तालाब के चारे पास से बेटा कम से कम 10-12 तरह के फ्रूट लगे हैं। जी डॉक्टर आइडिया साहब। ये है कि अभी रोज़ की इनकम किसान को 1500 से 2000 रुपये हो सकती है। हमारा मानना ये है, जो हमने 4-5 साल में जहाँ सीखा है। जी डॉक्टर साहब। तो वो सभी फल आज के दिन भी हमारे खेत में अंगूर है, फालसा है, जी डॉक्टर साहब। फिग है, अंजीर भी हमारे पास है, और भी दूसरे और फ्रूट भी अभी हमारे दूसरे ख़त्म हुए। अभी नाख आने वाली है, आज आप देखेंगे कि कितना अच्छा नाख के प्लांट हैं। बेसिकली तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, यही एक तरीका है किसानों को अपने पैरों पे खड़ा खड़े करने का। करने का। जी डॉक्टर साहब। और कोई तरीका नहीं है। हम जितने मर्जी उनको पैसे देते रहें, वो इधर उधर खर्च कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये तो एक तरह का ऐसा होता है, अगर इसको एक बार ही हम इस्टेब्लिश कर दें तो किसान के घर में एक किस्म का पेट्रोल पंप लग जाएगा, क्योंकि जी उसको डॉक्टर साहब। रोज़ की आमदनी होगी उसको डॉक्टर रहती है। साहब। जी। और हमारा स्वच्छता जो हम चाहते हैं वो भी जहाँ, और हम अपनी ज़मीन को भी बिल्कुल रिजुविनेट कर सकते हैं, जी डॉक्टर साहब। पानी को बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे इस फार्म के ऊपर कितनी, अब सारे खेत भरे पड़े हैं चारे पास से, अब जी। चल के आए हैं। देखिए साथियों, सारा खेत पूरा का पूरा मक्का ये भी एक लगा तरह से बस। बायोडाइवर्सिटी ही है। यहाँ पे हर तरह की फसल है, मक्का है, गन्ना है, मूंग है, ढैंचा है, धान है, हर तरह का फल है यहाँ, हर तरह की सब्जी है यहाँ। तो ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल डॉक्टर साहब ने सेट कर रखा है अपने फील्ड पे। जी डॉक्टर साहब। अभी देखो हर जगह पे हमने 2 काम जरूर, जो अगले की कृषि को, हमने देश को बचाना है, जी डॉक्टर साहब। देश के लोगों को बचाना है। कृषि के साथ एक तो फसल, ट्री, जी डॉक्टर और साहब। एक लाइफ स्टॉक हमारे, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ही सभी चीज़ों का हमारा आगे, क्लाइमेट चेंज का बड़ा है। देखो हमने दूसरा काम जहाँ ये किया, पहले अपने फार्म के ऊपर सारी बाउंड्री के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा फ्रूट ट्रीज लगे। जी डॉक्टर तो साहब। देखो जैसे जैसे बाउंड्री के साथ वो ऐसे ऐसे लगते चले जाते हैं। आइडिया ये है कि जितनी कार्बन जहाँ से निकलती है, जी जो डॉक्टर साहब। जिसकी हम रोज़ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो खेत की, हमारे खेत की, जहाँ इन्हीं ट्रीज़ को वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें और जी डॉक्टर हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो। और इसमें कोई वो खर्चा भी नहीं है। सिर्फ 20 फुट जगह हमने, किसान ट्रीज नहीं लगाता, आपने बिल्कुल भी अच्छा। देखा होगा डिपार्टमेंट में, वो इसमें उसको कोई वो नहीं है, ये सारे फ्रूट ट्रीज हैं। जी डॉक्टर साहब। इसी से 1.5 गुना इनकम हो, जिसको हम कहते हैं ना 1.5-2 गुना करनी है, ये वो 1.5-2 गुना करने के लिए भी एक तरीका है एक डॉक्टर तरीका साहब। है, एक तरीका वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वाला। तो डॉक्टर साहब ने फार्मर्स को अभी 2 तरीके बताए
कि एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, उसमें फार्मर जो है अपने खेत में अपनी खेती के साथ साथ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या फिर कुछ पशुओं की देख रेख करके और साथ में एक पॉन्ड बना के, पॉन्ड के चारों तरफ कुछ फ्रूट के प्लांट लगा के, इस तरह से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करके अपनी कमाई को बढ़ा सकता है। दूसरा तरीका डॉक्टर साहब ने ट्री प्लांटेशन का बताया कि वो भी फ्रूट प्लांट्स को लगा के अपनी कमाई को किसान जो है वो बढ़ा सकता है, और डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत से इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब और तीसरा काम जो हम कर रहे हैं कि ये जितने भी हमारे फ्रूट ट्रीज लगे हैं ये जी। बेस्ट मदर प्लांट हैं। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट में रहा, सब डायरेक्टर मेरे को जानते हैं। हम्म, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम्म, तो जो बेस्ट प्लांट है वो मेरे को दे देते हैं। हालांकि मैं ख़रीदता हूँ, मेरी जी, लाइफ डॉक्टर में ये नहीं रहा कि मैं किसी से फ्री कुछ लूँ। हम्म, अब उसके बाद फिर हमने नर्सरी तैयार की है। जी डॉक्टर साहब। आज किसानों को अच्छा पौधा आम का, गुआवा का, चाहे वो लीची, किसी भी चीज़ का पौधा है उसको नहीं मिलता। जी अब डॉक्टर हमने जहाँ नर्सरी के इन्हीं पौधों से हम साइन बोर्ड लेके वहाँ उसकी ग्राफ्टिंग, बडिंग या कटिंग जो भी उसका टेक्निक है वो करते हैं। उसके डॉक्टर साथ हम बच्चों को भी जोड़ते हैं जी डॉक्टर साहब। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी जोड़ते हैं कि आप अपनी रोजी कमाने के लिए ये एक तरीका जी डॉक्टर बहुत अच्छा है। दूसरा, तीसरा, चौथा काम बेटा आप कर रहे हैं। हमसे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पानी को कैसे बचाएं, जी डॉक्टर साहब। ज़मीन को कैसे बढ़िया बनाएं, क्लाइमेट के साथ कैसे निपटें, जी। ठीक है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको कैसे कम करें। हम्म, और फिर हमने सोचा कि किसान को एक ही टेक्नोलॉजी बताई जाए जो कि अगर वो अडाप्ट हो जाए तो सारियां एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। जहां आप खड़े हैं जी डॉक्टर साहब। इससे मैं शुरू करता हूँ। जी। इस खेत में आप देखो सारी मूंगी मेड़ों पे लगी है, जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी। हाँ जी। और इससे पहले गेहूं भी इसमें हम मेड़ों पे लगाते हैं। जी। बीच जो चोर आता है इसमें हमारी पराली डाल देते हैं सारी। तो इसमें पराली डाल देते हैं, जो बीच में मेड़ों के बीच की जो जगह है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं भी हम लोग पराली डाल देते हैं और सारी की सारी जो फसल है वो मेड़ों के ऊपर ही करते हैं। और मेड़ों जी के ऊपर डॉक्टर साहब। करते हैं बेटा। एक था जब हम पराली, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे एक दिन बारिश हो गया बहुत ज़्यादा तो गेहूं सब बिछ जाता। जी ये डॉक्टर साहब। गेहूं बिछता नहीं है, ये मल्चिंग हो जाती है किसान। मल्चिंग हो जाती है। उसमें पानी वैसे ही आपको पता है जो 5-6 इरीगेशन लगती हैं जी जी। तो 3-3.5 इरीगेशन से 4 से काम चल जाएगा। जी डॉक्टर या साहब। मेड़ों पे लगाते हैं 4 घंटे में किला भर जाता है, नहीं 6 घंटे में भरता है। जी डॉक्टर साहब तो बिल्कुल। वो सब ठीक है ना। जी। तीसरा जरा इसका फ़ायदा वो है कि लोग पहले वो डालते हैं वीडीसाइड, हम्म, मडूसी को कंट्रोल करने के लिए। जी जहाँ डॉक्टर हमने मल्च कर दिया वहाँ तो मडूसी होएगी नहीं, ना होती है, हमने देखा भी। जो थोड़ा बहुत मेड़ के ऊपर है तो जो वीडीसाइड का खर्चा है वो भी आधे से कम इससे हो जाता है। और जो उससे भी दूसरी बड़ी बात है, जब वो पराली बीच में रहती है, अगर कोई टेम्परेचर हाई हो गया जी डॉक्टर साहब। और जहाँ फिर टेम्परेचर लो हो गया, हीट वेव, कोल्ड वेव, इससे टेम्परेचर 1-2 डिग्री गर्मियों में कम रहता है, सर्दियों में बढ़ जाता है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं कि भी जो अगर गवर्नमेंट एक बार ही कर दे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा राइस बीट भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा। तो डॉक्टर साहब ने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद करी है, और वो टेक्नोलॉजी ये है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं भी हम मेड़ों पे सारे प्लांट्स लगाते हैं, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो धान हो, कोई भी फसल हो, मेड़ों के ऊपर फसल लगानी है। और बीच की जो जगह है, मेड़ों के बीच की जो जगह है, ये देखिए दोस्तों, बेड से बेड के बीच की जो स्पेस है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम पराली डाल देते हैं। अब पराली डालने से होता क्या है साथियों, डॉक्टर साहब के अनुसार, कि एक तो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है फसलों के लिए। दूसरा, जो बारिश होती है, पानी ज़्यादा आता है तो उस पानी को भी परालियाँ जो होती है वो सोख लेती हैं, और जो फसलों में नुकसान होता है ज़्यादा बारिश की वजह से, वो नहीं हो पाता। तीसरा जो है वीड्स नहीं उग पाते, वीडीसाइड का खर्चा बच जाता है किसान भाइयों का, और खरपतवार जो है वो उतने नहीं उगते क्योंकि उनके ऊपर जो है वो मल्चिंग हो चुकी होती है। तो ये नई टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब ने ईजाद करी है। इस टेक्नोलॉजी के कई सारे फ़ायदे हैं। इसके भी मैं इसका बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जब जैसे हमने गेहूं काटा, जी उस मेड्स को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जी उसी के ऊपर ये मूंगी बिना, जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उसी के ऊपर ये मूंगी लगी हुई है।